टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ 2025 की तैयारी में जहां सारे अखाड़े जुड़ गए हैं और ऐसे में अब किन्नर अखाड़े ने बड़ा ऐलान किया है। महाकुंभ 2025 में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी का ऐलान है कि 50,000 किन्नर संत जुड़ेंगे और किन्नर अखाड़े का विस्तार होगा और किस तरह से वे नगर प्रवेश करेंगी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी का, आइए दिखाते हैं आपको। 2025 का जो कुंभ है बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ होने वाली है। तो मैं हमारा किन्नर अखाड़ा हमेशा की तरह विश्व शांति के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए हवन पूजा हमेशा की तरह करेंगे। और हम लोग पूरा पूरा जब तक ये कुंभ का मेला रहेगा, हमारा शिविर माघ उसमें लगेगी कुंभ में, तो हम लोग वहाँ पे रह के हम लोग रोज गंगा स्नान करेंगे और पूजा पाठ करेंगे और विश्व कल्याण के लिए हम लोग कामना करेंगे। और इसी में किन्नर अखाड़ा आप लोग जानते हैं विस्तार के क्रम में है। तो इस बार किन्नर अखाड़ा 50,000 लोग को संत बनाएंगे, अपने विस्तार करेंगे किन्नर अखाड़े को, और बहुत देश विदेश से लोग आएंगे और उनको महामंडलेश्वर मंडलेश्वर जो जिस लायक का है उस लायक का हम लोग पद देंगे और किन्नर अखाड़ा का विस्तार होगा। और हम लोग गंगा की रेती में रह के जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का समागम है, वहाँ पे रह के रेती में हम लोग विश्व कल्याण का कामना करेंगे और जन जन के कल्याण के कामना करेंगे और राष्ट्र की उन्नति के प्रगति के लिए हम लोग कामना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। जितने भी जो हमारे सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव लेके आगे बढ़ता है, इसको सार्थक करते हुए हम लोग पूरा विश्व के कल्याण के लिए काम करेंगे। हम लोग ने बात किया है और हमारे माननीय मेला अधिकारी जी ने पूर्ण आश्वासन दिए हैं कि आप लोग को सारा जो सरकारी सुविधाएं हम लोग दिया जाएंगे। और हम लोग इस बार किन्नर अखाड़ा का विस्तार है तो अवश्य इस बार शिविर भी बड़ा रहेगी और हम लोग देश विदेश से, खाली देश के ही हम लोग किन्नर संत नहीं बनाएंगे, किन्नर का विस्तार नहीं करेंगे। कि हमारा किन्नर अखाड़ा हमेशा ही चाहे वो महिला है पुरुष है, एक जेंडर को लेके काम नहीं करता है। सभी के लिए समाज में जो भी है उन सभी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और हम लोग हमेशा ही जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो हमारे अखाड़े में महिला भी आके यहाँ पे पट्टाभिषेक लेंगे, संत बनेंगे, पुरुष भी आके, और किन्नर तो किन्नर अखाड़ा है तो किन्नर तो अब अवश्य बनेंगे ही। तो ये है कि हम लोग सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए किन्नर अखाड़ा का विस्तार करेंगे और सभी का जो भी किन्नर अखाड़े में पद लेगा उनका पट्टाभिषेक, जितना जो भी है, राजशाही स्नान हो या नगर प्रवेश हो, हम लोग जूना अखाड़े के साथ में करेंगे। तो इस बार हम लोग 3 तारीख को बहुत भव्य और दिव्य तरीके से नगर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप लोग उस समय देखेंगे और हम लोग जूना अखाड़े के साथ में नगर प्रवेश करेंगे। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने जहां किन्नर अखाड़े के विस्तार की बात कही थी और किन्नर संतों को जोड़ने की बात कही थी, तो अब उसी कड़ी में अर्धनारेश्वर धाम की संस्थापक और महामंडलेश्वर निर्मोही अखाड़ा हिमांगी सखी प्रयागराज पहुंची और साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि किन्नर सब एक हैं, भले ही घर अलग हो मगर हम सब एक हैं। और सीएम योगी के बयान पर बटोगे कटोगे को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है महाकुंभ को लेकर और किस तरह से अखाड़ा बनाने की मांग की, तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के भी फैसले का उन्होंने स्वागत किया है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। करेंगी और क्या महाकुंभ में आपकी भूमिका होगी? विलय की बात तो ये है कि हम सब एक हैं। मैं आपके चैनल और मीडिया के माध्यम से यही कहूँगी कि हम सब एक हैं, हम कभी अलग हुए ही नहीं। बेशक घराना अलग है, किन्नर अखाड़ा अपना कार्य कर रहा है तो अर्धनारेश्वर धाम अपना कार्य करेगा और किन्नर धाम भी जो बना है वो अपना काम करेंगे। मगर आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे,
हम बटे नहीं हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री यूपी के हैं, उन्होंने जो कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, हम बटे ही नहीं है तो कटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जहां तक मांग है 14वें अखाड़े का, 15वें अखाड़े का, तो जब पहले 8वां अखाड़ा था, फिर 10वां भी बना, तो 14वां और 15वां में क्या प्रॉब्लम है? वो भी बनना चाहिए। किन्नर अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, उपदेवताओं में आते हैं, उपदेवताओं में आते हैं। और सबसे पहला जीव जो था इस पृथ्वी का, वो था अर्धनारीश्वर का स्वरूप था। ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर का दर्शन किया और वो अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति इस धरती पे हुई। तो इस आपका जो मकसद क्या है अर्धनारीश्वर धाम बनाने का? अर्धनारीश्वर धाम बनाने का मकसद यही है कि समाज को ये पता चले कि हम ही हैं इस कलयुग के अर्धनारीश्वर स्वरूप। स्वयं शिव का स्वरूप है आप, और शिव के स्वरूप को, अर्धनारीश्वर के स्वरूप को इग्नोर ना करें। जितना हो सके उनको माने, उनको मान्यता दें। 14वें 15वें अखाड़े का इस कुंभ में क्या आपको लगता है कि कौन से किन्नरों को हक नहीं मिला और क्या भूमिका होगी? अभी भी कुंभ के अंदर किन्नरों को 14वें 15वें अखाड़े का कोई मान्यता ही नहीं मिली ना। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उज्जैन से जो शुरुआत हुई किन्नर अखाड़े की, इलाहाबाद का कुंभ सर पे आ गया। अभी भी आप वेट कर रहे हैं कि उनको 14वें 15वें अखाड़े का मान्यता ना मिले। कौशल्यानंद जी के बयान से कितना आप संतुष्ट हैं? विस्तार और जो है कौशल्यानंद गिरी अर्धनारीश्वर है, वो भी प्रयागराज की अर्धनारीश्वर है, और मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। वो हमारी छोटी है, बच्ची समान है। हमारा आशीर्वाद है कि वो अपना कार्य करे, और हमें जब वो बुलाएगी तब हम आएंगे। जो किन्नर अखाड़ा ने कहा है कि विस्तार होना चाहिए, तो विस्तार भी होगा, और विस्तार के साथ साथ एकता भी दिखेगी किन्नर अखाड़ा के, और खास करके अर्धनारीश्वरों की एकता दिखेगी। और हमने अर्धनारीश्वर धाम का गठन इसीलिए किया है कि सारे अर्धनारीश्वर अब एक हों, क्योंकि अर्धनारीश्वरों की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा जी को वो दर्शन दिए थे, और ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पे सबसे पहल उत्पत्ति जो की थी वो अर्धनारीश्वर किन्नरों की थी। मनुष्य तो बहुत बाद में आए थे। हम बेशक अलग अलग घरों में रहते हैं, अगर वो बुलाएंगे हम जाएंगे, हम बुलाएंगे तो वो भी आएंगे। और ये एकता इस 2025 के कुंभ में देखने मिलेगा, और अपनी हक की मांग हम इस कुंभ के अंदर जरूर करेंगे, क्योंकि कब तक एक अर्धनारीश्वर ये तकलीफें झेले। तो कौशल्यानंद गिरी ने जो कहा वो बहुत सराहनीय है कि हम इस वक्त जो है किन्नर अखाड़े के अंदर विस्तार करेंगे, और 50,000 से ज़्यादा किन्नरों को हम अभिषेक करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सनातन धर्म के अंदर सबको जोड़ना चाहिए। मगर जहाँ तक अभी जो आपने कहा कि जब मान्यता मिली है किन्नर अखाड़े को, या ये धर्म की राह पे चल रहे हैं और सरकार ने मान्यता दी है, तो मैं कहती हूँ आज भी किन्नर अखाड़ा स्वतंत्र है। तो आप मुझे बताएं, आज भी तो उनको किसी न किसी के साथ मिलके ही कार्य करना पड़ रहा है ना। तो चलो मैं भी वो गलत नहीं मानती हूँ, मगर किन्नर जो है अर्धनारीश्वर है, उपदेवताओं में आते हैं, तो एटलीस्ट उनका मान सम्मान सबको करना चाहिए। और जहां तक मांग की बात है, किन्नर बोर्ड तो जरूर बना यूपी में, मगर अभी तक राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के सीट में स्थान क्यों नहीं मिला? तो आरक्षण से पहले किन्नर समाज अर्धनारीश्वरों को आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी सबको तो बाद में मिलना चाहिए था। सबसे पहले आरक्षण तो उन्हें मिलना चाहिए था। मेरी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, सरकार धर्म के पद पे चल रही है, मगर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर जो चीज छूटती है उसको बारंबार हम याद दिलाएं। अर्धना
हम पूर्ण प्रभावित है। ये 2025 में आपको देखने मिलेगा कि किन्नर समाज अभी बटा नहीं है, घर अलग अलग जरूर हुए हैं, मगर आज भी हम सब एक हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, मगर यहाँ किन्नर समाज 2025 के कुंभ में देखने मिलेगा कि कोई किन्नर, कोई अर्धनारेश्वर बटा हुआ नहीं है, सब एक है, धर्म के पद पे हैं और धर्मो रक्षिते रक्षिताम। और ये अर्धनारेश्वर किन्नर इस 2025 के कुंभ में बताएगा कि धर्म की रक्षा हम सबको मिल के करनी है, एक हो के करनी है। जहां धनतेरस 29 तारीख को मनाई जाएगी और 31 तारीख को दीपावली, और किस तरह से धनतेरस पर खरीदारी करनी चाहिए, क्या चीज़ शुभ है और क्या अशुभ है, और किस तरह से पूजा अर्चना करने का मुहूर्त है, और दीपावली पर किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या माँ को भेंट करना चाहिए, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पंडित शिप्रा सचदेव का, कि किस तरह से दीपावली की पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या है शुभ मुहूर्त, आइए दिखाते हैं आपको। लाना चाहिए और किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या मुहूर्त है? धनतेरस का जो पूजा का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो प्रदोष काल में आ रहा है। शाम को 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं और उसे माता रानी के चरणों में रख सकते हैं। जो भी वस्तुएं हम उस दिन खरीदते हैं उसमें जो है सच्ची धातुएं ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये धातु ज़रूर होना चाहिए। आजकल लोग स्टील के या कांच के आइटम लेके आते हैं जिसे जनरली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह राहु और शनि को डिनोट करता है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। तो हमें सच्ची धातुएं ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं तो आप शौक के लिए ज़रूर लाइए, परंतु सच्ची धातुएं अवश्य खरीदिए। दीपावली को किस तरह से? दिवाली के दिन हमें 5 चीज़ें ज़रूर घर में लेके आनी चाहिए। उसमें है साबुत धनिया, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियाँ। इन्हें लाके एक लाल कपड़े में रख के माता रानी के चरणों में रख के उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इसे जब आप गोवर्धन पूजा के दिन उठा के आपका जो लॉकर या जहाँ पे भी आप धन रखते हैं वहाँ पे इसका रख देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और दिन पर दिन धन संबंधी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसमें कमी आती है। साथ में झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए और उसकी पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इस बार दिवाली का जो पूजा का समय है वो इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। दोपहर 3:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक चरलग्न लग रहा है, जिसमें कि व्यापार संबंधी पूजा की जा सकती है। शाम को 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक स्थिर लग्न है, जिसमें हम घर से संबंधी पूजा करेंगे। फिर 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक हम कंफ्यूज हो दीपावली पूजा का जो शुभ मुहूर्त आ रहा है वह चलित जो है 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक रहेगा, जो कि व्यापारी गण या आप अपनी दुकान पे कर सकते हैं। घर की पूजा का जो समय आ रहा है वो 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक का आ रहा है। दोबारा व्यापारी गण जो पूजा कर सकते हैं 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद काल रात्रि का समय आ रहा है, उस समय आप घर की पूजा भी कर सकते हैं और शक्ति पूजा भी कर सकते हैं, जो कि 9:30 बजे से लेके मध्य रात्रि कभी भी कर सकते हैं। इस बार दीपावली का पर्व कब मनाया जाएगा, इसको लेकर लोगों में चर्चा है और इस बार चर्चा का विषय बना है। तो वहीं कल्याणी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी सुशील पाठक ने बताया कि इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और किस तरह से दीपावली का पर्व मनाया जाता है, त्रेता युग से इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। होली पर्व त्रेता युग से आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन के उत्साह में पूरी अयोध्या का श्रृंगार किया। तभी से ये सजावट, लक्ष्मी पूजा तो आदिकाल से हो रही है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी अमावस्या के दिन ही समुद्र से प्रकट हुई थी, जब समुद्र मंथन हुआ। इसलिए अमावस्या को लक्ष्मी पूजन के विधान तो सनातन धर्म में आदि से है, लेकिन दीपावली का उत्सव मनाने की प्रक्रिया भगवान राम के आगमन से प्रारंभ हुई। लोग दुविधा में हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत से
31 अक्टूबर को ही दीपावली पूरे प्रयागराज जनपद में और अधिकतर भारतवर्ष में भी उसी दिन दीपावली का उत्सव, महालक्ष्मी पूजन, रात्रि में निशा पूजन सारे कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष चूँकि भगवान राम लला अयोध्या में पधारे हैं तो बहुत भव्य तरीके से अयोध्या में जब से योगी जी वहाँ दीपदान शुरू कराए तब से भव्यता आई। इस वर्ष बहुत अधिक भव्यता रहेगी। प्रयागराज में भी जितने भी देवी देवता के स्थान है सगल दीपावली बड़े उत्साह पूर्वक भव्यता से मनाने का आयोजन है। गंगा जी में, जमुना जी में हजारों लाखों दीपदान होंगे। इसी क्रम में माँ कल्याणी जी के मंदिर में धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें भगवती का रोज भव्य श्रृंगार, हनुमान जयंती को हनुमान जी महाराज का भी श्रृंगार और सुंदरकांड का पाठ, और 5 दिन माता जी का महालक्ष्मी स्वरूप में श्रृंगार दर्शन सायंकाल हुआ करेगा। साथ ही 15 नवंबर को देव दीपावली है। उस दिन मंदिर में 2100 दीपों से दीपदान होगा और माता जी का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। पंडित सुशील कुमार पाठक, अध्यक्ष, शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी मंदिर, प्रयागराज। स्मार्ट सिटी द्वारा जहां नाइट मार्केट बनाई गई है जिसमें लोग पहुंचकर भोजन का लुत्फ उठाते हैं, तो बीते दिनों नाइट मार्केट में मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर जब नाइट मार्केट की संचालिका जूही जायसवाल से बात की गई तो उनका कहना था जो तोड़फोड़ हुई है उसको लेकर उन्होंने शिकायत की और सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज हुई है, मगर इस तोड़फोड़ के पीछे कुछ अलग ही वजह उन्होंने बताई है। उनका कहना है कि जो अवैध तरीके से नाइट मार्केट जहां धोबी घाट से लेकर बॉयज़ हाई स्कूल महाराणा प्रताप चौराहे तक चल रही है, उस मार्केट को चलाने के लिए ये नाइट मार्केट को बंद कराने की धमकी भी दी गई है। और साथ ही उनका आरोप है ये जो नाइट मार्केट महाराणा प्रताप चौराहे से लेकर धोबी घाट तक चल रही वो अवैध है। इसका टेंडर होने के बाद अभी तक इसका कोई पैसा नहीं जमा हुआ है, फिर भी यहाँ नाइट मार्केट संचालित अवैध तरीके से की जा रही, जिसकी शिकायत मंडलायुक्त से की गई है और अपर मंडलायुक्त ने इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं और 10 दिन में जांच होने के बाद आख्या प्रेषित की जाएगी, जिसके बाद सच सामने आ जाएगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने आरोप लगाते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। इसी शहर में एक और अवैध नाइट मार्केट चल रही है जिसका ठेका 4 करोड़ 83 लाख रुपए में हुआ है, जबकि उसकी किस्तें, उसका GST वगैरह कुछ भी जमा नहीं हुआ है। और ये नाइट मार्केट हम लोग पूरी तरीके से वैध तरीके से चला रहे हैं। बाकायदा स्मार्ट सिटी के साथ हमारा अनुबंध है, हम उसका किराया और GST भर रहे हैं। तो UP 70 EB 6300 नंबर की सफ़ेद रंग की इनोवा क्रिस्टा कार, जो कि PD टंडन रोड महाराणा प्रताप चौराहे से धोबी घाट चौराहे तक जो नाइट मार्केट चल रही है उनके ही कार है और उनके ही लोग यहाँ पर आए थे और आकर उन्होंने पिस्टल और हॉकी लेकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, महिला को तमंचा सटाया, धमकियाँ दी और बहुत ही खुले तौर पर ये चिल्लाते हुए गए कि कल से दुकानें नहीं खुलती। बिल्कुल इसकी FIR दर्ज है सिविल लाइंस थाने में, जो ये तोड़फोड़ मारपीट हुई। इसके अलावा जो अवैध ठेका चल रहा है उसकी भी शिकायत मंडलायुक्त से, स्मार्ट सिटी से, नगर आयुक्त साहब से, अमृत अभिजात जी से जो नगर विकास सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, तो सारे आला अधिकारियों से की गई है और जांच जारी है। अपर आयुक्त जो पुष्पराज सिंह जी हैं, उन्होंने अपर नगर आयुक्त जो कि स्मार्ट सिटी के अपर कार्यकारिणी अधिकारी हैं, उनको 21 अक्टूबर को यह आदेश भी दिया है कि 10 दिनों के अंदर जांच करके कार्रवाई करने के बाद इसकी आख्या प्रस्तुत करें। जहां कांग्रेस के नेता व गंगा पार जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने फूलपुर से नामांकन किया था और साथ ही जिसके बाद मीडिया में वे चर्चा में थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए कारण पूछा था, जिसके बाद जवाब न देने पर अब उन्हें 6 वर्ष के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। और उनका क्या कुछ कहना है आइए दिखाते हैं आपको। प्रत्याशी। अच्छा, तो आप पहले कांग्रेस में थे लेकिन निकाला गया, तो क्या वजहें रही, क्या आपने अनुशासनहीनता की? आप लोग भली बात जान रहे हैं, जिस तरीके से मिली भगत से पूरी तरह से इंडिया गठबंधन में सीट आने के बाद इन्होंने पार्टी की पूरी तरह गिरवी रख दिया जाके। किसने रख दिया गिरवी? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री अविनाश पांडे जी। आप खुश नहीं उन लोगों से?
नहीं, पूरी तरह से इन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा दिया, शीर्ष नेतृत्व को धोखा दिया इन लोगों ने। आपकी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष से, शीर्ष नेतृत्व से नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं है? नहीं, हमारी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री अविनाश पांडे जी से। तो उन लोगों ने आप कहीं ना कहीं लग रहा है नजरअंदाज किया। इन लोगों ने नजरअंदाज किया। ये नहीं सोच रहे थे कोई किसान का बेटा, कोई मेहनत कश का बेटा, अधिवक्ता समाज का बेटा कोई विधायक न बन जाए। तो अब किस तरह से रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी पूरी तरह से रणनीति बन गई है। गांव-गांव चौपाले से लेकर मुद्दे बहुत हैं। हाँ, आप देख रहे हैं जिस तरह से नौजवान परेशान है, बुनकर परेशान है, किसान परेशान है, यूरिया नहीं मिल रही है, तमाम ज्वलंत मुद्दे देश के अंदर हैं, प्रदेश के अंदर हैं। कोई भर्तियां नहीं आ रही हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। सपा और भाजपा के बीच में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं और किसी से हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है और कहीं दूर दूर कोई दिखाई नहीं देगा। परिचय सुरेश यादव, फूलपुर प्रत्याशी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।